कल का दिन अहम दिन, द डी डे, ग्रैंड फिनाले के नतीजे कल आने वाले हैं। अब की बार किसकी बनेगी सरकार? तीसरी बार मोदी सरकार या विपक्ष की होगी नैया पार? इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और ऐसे में मुलाकातों, बैठकों और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दौर भी आज दिन भर जारी है और जारी रहेगा देर रात तक। और इसी पर हमने नजर भी बनाई हुई है। आज की जो बड़ी खबरें हैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने एक के बाद एक मैं पेश करने वाला हूं। मेरे सहयोगी आपके साथ होंगे, दो वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी और विनोद अग्निहोत्री भी विश्लेषण के लिए होंगे। प्रकाश कुमार पटना में मौजूद हैं, अंकित गुप्ता हैं, वो दिल्ली में हैं। इसके अलावा नीरज पांडे बीजेपी के हलके में क्या हो रहा है, उनके खेमे में किस तरह की सुगबुगाहट है, वो तमाम जानकारियां हम आपको देने वाले हैं। और ऐसे में सबसे रोचक बैठकों की बात करता हूं। दिन में सुबह 11 बजे के करीब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 7 लोक कल्याण मार्ग जो आवास है प्रधानमंत्री का, वो वहां पहुंचे। अब सियासी गलियारे में चर्चाएं शुरू हो गई, भाई किस लिए जा रहे हैं। कुछ खामखा की खबरें भी उछाली गई, जी वो कैबिनेट में आएंगे, सत्ता परिवर्तन हो सकता है बिहार में। पर दरअसल क्या एग्जिट पोल से उत्साहित, ये एग्जैक्ट पोल्स तो नहीं है, लेकिन क्या वो वानगी देख ली है और उससे उत्साहित होकर नीतीश कुमार आ गए कि भाई अब की बार आपकी सरकार, उसमें हमें कौन से मंत्रिमंडल का मिलेगा कार्यभार? क्या बात यहां पर अटकी है? 2019 में बस एक मंत्रालय मिल रहा था, नागवार गुजरा, वो सरकार में शामिल नहीं हुए। मैं नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं, एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद। तो क्या इस बार कार्यभार चाहते हैं? कितने मंत्रिमंडल चाहते हैं? और क्या मंत्रिमंडल का फेरबदल बिहार में भी होने वाला है? प्रकाश, ये लाख टके का सवाल है और इस सवाल में एक और कड़ी अब कुछ देर में जुड़ने वाली है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार। तो ये कोई औपचारिक मुलाकात तो नहीं है, ये तो हम बिल्कुल ताल ठोक कर कह सकते हैं। कहानी क्या है? देखिए संदीप, जितनी मुंह उतनी बातें होती रहेंगी, पर सच्चाई यह है कि 2019 में जिस तरह से नीतीश कुमार ने साहस दिखाया था उस प्रचंड बहुमत के बावजूद कि वो मंत्रिमंडल में नहीं शामिल होंगे और अंततः आरसीपी सिंह जो उनके बेहद करीबी थे सिपहसालार, वो ज़रूर मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, लेकिन नीतीश कुमार ने जो कहा था उस हिसाब से वो काम करते रहे। तो इस बार वो हर कदम को फूंक फूंक कर रख रहे हैं और यही वजह है कि एग्जिट पोल के जो रुझान आए और उसके बाद वो सीधे दिल्ली की ओर रवाना हुए और प्रधानमंत्री से पहली मुलाकात की। तो जाहिर है कि ये जब मुलाकात होती है नतीजे के ठीक एक दिन पहले, तो राजनीतिक बातें ही होंगी। तो क्या लेन देन की बातें हुई है, आगे बिहार की राजनीति कैसे चलेगी, मंत्रिमंडल में उनका शेयर क्या होगा, किस मुकाबले में वो कैसे अपने आप को कहाँ देखते हैं, बिहार में विधानसभा भी चुनाव 2025 में होना है। तो तोल मोल के बात करने की बात जो है वो साफ साफ हो रही है। उनके साथ में संजय झा बेहद करीबी, बेहद एक तरह से कहा जाता है कि खासम खास, वो साथ में मौजूद थे प्रधानमंत्री से जब मुलाकात करने गए हुए थे। तो जाहिर है कि ये सब कुछ केंद्र की राजनीति में क्या उनकी भूमिका हो सकती है, नीतीश कुमार की बिहार से कैसे वो देखते हैं, किस रूप में आगे की रूपरेखा तय होगी। तो एक दिन पहले ही अगर सब कुछ तय हो जाता है, हाँ, कमिटमेंट वो पूरी हो जाती है, तो जाहिर है कि आगे सब कुछ स्मूथ चलेगा। और यही वजह है कि नीतीश कुमार मिलने के लिए प्रधानमंत्री से पहुंचे और अब अमित शाह से मिलेंगे। तो वो सत्ता का थोड़ा हस्तांतरण भी चाहते हैं, वो सत्ता में भागीदारी भी चाह रहे हैं। उधर बीजेपी खेमे में भी एक बैठक हो रही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर। वहां पर अमित शाह जो अब मुलाकात करने वाले हैं नीतीश कुमार के साथ, वो भी मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीएल संतोष यानी कि संघ के लोग भी। तो क्या जीत मुकम्मल मान रहे हैं और आगे की तैयारी है, या कल काउंटिंग के दौरान
कोई पत्ता भी इधर उधर ना हो पाए, उसकी रूपरेखा और रणनीति भी तैयार होती दिख रही है। और इस पर नजर बनाए हुए हैं मेरे सहयोगी नीरज। नीरज, क्या कुछ जानकारी मिली इस बैठक को लेकर? देखिए संदीप, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफिशियल बातें सामने आई उसके अनुसार तो एक ही बात है कि लोकसभा चुनावों की समीक्षा की गई, यानी कि जो कैंडिडेट्स लड़ रहे थे हर कैंडिडेट के बारे में बातचीत की गई कि कहां पर कितने % वोट पड़ा और इससे हमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। तो ये बातें तो एक ऑफिशियल हो गई। दूसरी बात ये की गई कि काउंटिंग कल होनी है और काउंटिंग के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग काउंटिंग सेंटर पर मौजूद रहें, काउंटिंग के दौरान कोई दिक्कत ना आने पाए, इस पर बात हुई। ये तो हो गया ऑफिशियल वर्जन। लेकिन दूसरा जो एक्चुअल में हमारी जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार यह है कि एक 5 पन्नों का प्रारूप भारतीय जनता पार्टी को पीएमओ की तरफ से दिया गया है कि जो जो चुनाव लड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, उन सबसे उस 5 पन्ने का प्रारूप भरवाया जाए। उसमें उनकी डिटेलिंग होगी कि वो कौन है, उनका नाम क्या है, उनका पूरा परिचय क्या है, उनका आगे पीछे का सारा पॉलिटिकल सीन क्या है, और वो बाद में पीएमओ को जाएगा। दरअसल ये इसके पीछे की जो एक्सरसाइज है वो इसलिए है कि उसके जरिए पीएमओ ये तय करना चाहता है कि आने वाले समय में हम अगर सरकार हमारी गठित होती है, सरकार के गठन में वैसे अब कोई औपचारिकता ही रह गई, क्योंकि जो रुझान सामने आ रहे हैं उससे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आश्वस्त है और भारतीय जनता पार्टी इस लेवल की तैयारी कर रही है कि वो उसकी सरकार तो कल बनने ही जा रही है, और बनने ही नहीं जा रही बल्कि बड़े बहुमत से बनने जा रही, ऐसा भाजपा का अनुमान है। और अनुमान भी सामने वैसे ही आ रहे हैं, रुझान भी वैसे ही आ रहे हैं, सारे एग्जिट पोल भी वही कह रहे हैं। हाँ, पर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होते, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। शपथ ग्रहण की मैं यही कह रहा हूं कि बीजेपी बिल्कुल आत्मविश्वास से सराबोर है और वो उसने प्लानिंग शुरू कर दी है आगे की सरकार गठन की, शपथ ग्रहण की, मंत्रिमंडल विस्तार की, कि मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, एनडीए से कौन कौन दल सरकार में शामिल होंगे और कौन कौन चेहरे शामिल होंगे। तो मतलब आत्मविश्वास से लबरेज जो शब्द आपने इस्तेमाल किए, बीजेपी अब रूपरेखा खाका भी खींच रही है आने वाली सरकार की, कल की तैयारियां भी हो रही हैं। लेकिन उधर विपक्ष नाउम्मीद अभी तक नहीं हुआ है और सोनिया गांधी अमूमन बहुत कम प्रतिक्रियाएं देती हैं, और जब देती हैं सधी हुई देती हैं। सोनिया गांधी की बड़ी प्रतिक्रिया आई है, उनका कहना है नतीजों का इंतजार करें और जो ये एग्जिट पोल हैं उनसे विपरीत परिणाम आने वाले हैं। सुनिए सोनिया गांधी ने क्या कहा। Result. We have to wait. Just wait and see. How hopeful you are to form the government, ma'am? Well, we are very hopeful that our results are completely the opposite of what the exit poll is saying. Thank you so much, ma'am. तो बिल्कुल विपरीत नतीजे आएंगे। अब ये एक डिफेंसिव सा स्टेटमेंट है कि भाई थोड़ा सा जोश तो अभी बनाए रखना है, पहले ही हथियार डालती हुई ना दिखे कांग्रेस या कांग्रेस के अंदर खाने, उनका आकलन ऐसा है और वो अभी भी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। जैनेंद्र, सोनिया गांधी बहुत कम प्रतिक्रियाएं देती हैं, उनका आना राजनीतिक संदेश संकेत क्या है? बिल्कुल संदीप जी, देखिए सोनिया गांधी का जो बयान आया वो एक संयोग की बात थी। वो सुबह डीएमके दफ्तर पहुंची थी दिल्ली में। करुणानिधि का आज 100वां जन्मदिन है और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सोनिया गांधी राहुल गांधी पहुंचे थे। वहीं पर सोनिया गांधी से सवाल पूछा गया और सोनिया गांधी ने बिना किसी हिचक के कहा कि एग्जिट नतीजे जो आएंगे वो एग्जिट पोल के विपरीत आएंगे, हमें इंतजार करना चाहिए। और कांग्रेस को उम्मीद भी 2004 जैसी ही है, जब इन्हीं सोनिया गांधी के नेतृत्व में बजाय तब जबकि प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार फिर से बनेगी, सोनिया गांधी ने चौंका दिया और यूपीए की सरकार 2004 में बनी। कांग्रेस को भरोसा है कि कुछ वैसी बात इस बार होने जा रही है और यही वजह है कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिखे हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल ना टूटे, वो पहले से ही पस्त ना हो जाए, इसीलिए अंतिम वोट की गिनती तक कार्यकर्ता उत्साहित रहे। यह संदेश देने की कोशिश मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी की, राहुल गांधी ने भी की और कांग्रेस अपनी तरफ से ये और इंडिया गठबंधन की तरफ से यह संदेश दिया जा रहा है कि एग्जिट पोल का जो है वो परिणामों में तब्दील नहीं होंगे, परिणाम विपरीत आएंगे। और कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से चुनाव के परिणाम के दिन की जो तैयारियां की हुई हैं, उससे यह झलकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि नतीजे उसके पक्ष में भी आ सकते हैं। और इसीलिए वो आंकड़ा भी बाकायदा पेश कर रहे हैं कि 295 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन, कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन छू लेगा। कल दूध का दूध पानी का पानी तो खैर होने ही वाला है। और इस बीच एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की
चुनाव आयोग ने जो पिछले कुछ दिनों में इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में मैं कहूं सवालों के घेरे में था, और कहां है चुनाव आयोग, ये सवाल पूछा जा रहा था। तो आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा हम लापता जेंटलमैन नहीं है, एक वो लापता लेडीज आजकल एक फिल्म काफी लोकप्रिय हो रही है कि हम लापता जेंटलमैन नहीं है। तो क्या कर रहे थे, इसकी तफसील उन्होंने दी। तो बैठकें, मुलाकातें हो रही हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव आयोग जिसके कांधे पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हो, और स्वस्थ लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र को और मजबूत करना है तो इस जिम्मेदारी को कितना बखूबी से निभाया, यह सवालों के घेरे में था। चुनाव आयोग पर लगातार सवाल हो रहे थे कि ये वोटर टर्नआउट इतना कैसे बढ़ गया, 11-11 दिन बाद क्यों आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, पोस्टल बैलेट को लेकर सवाल खड़े हो गए। साथ ही साथ जो फॉर्म 17C है उसके मिलान को लेकर ईवीएम में गड़बड़ झाला, तमाम ऐसे सवाल विपक्षी खेमे की तरफ से उठाए जा रहे थे। पूरे चुनावी कार्यक्रम के दौरान, प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग खामोश रहा। लेकिन वोटों की गिनती से ठीक एक दिन पहले आज 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनाव आयोग ने और कहा कि हम लापता जेंटलमैन नहीं हैं, हम कहीं गायब नहीं हुए थे, हम यही हैं। जो एक बड़ा सवाल अभी परसों से उठने लगा था, उसका जवाब भी दिया कि नहीं, पोस्टल बैलेट ही पहले गिने जाएंगे। 2019 के बाद ये कानून था, इसको एक चिट्ठी के जरिए, एक दिशा निर्देश के जरिए बदल दिया गया था। ये खामखा का रायता फैलाया गया था, वो समेट दिया है चुनाव आयोग ने। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट, ईवीएम और वीवीपैट की गिनती नियमों के मुताबिक होगी। चुनाव से पहले यह आरोप भी लगाया कि माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी, ईवीएम पर सवाल उठे और ये सवाल बेबुनियाद हैं। सबके सामने जो कुछ हो रहा है वो होगा। और वोटर टर्नआउट को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई ऐसी डेटा के साथ या वोटर टर्नआउट के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। अंकित गुप्ता इस खबर को ट्रैक कर रहे थे। अंकित, चुनाव आयोग देर आयत दुरुस्त आयत वाली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मानी जाए, और कांग्रेस ने भी अब शुक्रिया अदा किया है। अभिषेक मनु सिंह भी बोले कि शुक्रिया, आपने हमारे सवालों का जवाब दे दिया। अब ये कहने के लिए कह दिया एक सभ्य तरीका है, या मन में वहम जो विपक्ष पाले बैठा है ना, वो आपके मेरे इलाके की एक कहावत है कि वहम का इलाज तो वैद लुकमान के पास भी नहीं था, वो वहम फिर से कल तो नहीं खड़ा हो जाएगा। संदीप जी, बस कुछ ही घंटों का इंतजार है। अभी तो शुक्रिया कहा जा रहा है कि लेकिन कल जैसे नतीजे सामने आएंगे, जो विपक्षी पार्टी के तमाम नेता हैं उनका बयान देखना होगा, और जो सत्ता पक्ष के उनके भी बयान देखने होंगे, क्योंकि अभी हमको पता नहीं है कि नतीजे होने क्या वाले हैं। लेकिन दोनों तरफ के बयान देखने होंगे जब नतीजे सामने आ जाएंगे, यानी कि एग्जैक्ट नंबर सामने आएगा। लेकिन हाँ, चुनाव आयोग ने इतना जरूर कहा है कि चुनाव के शुरुआत से पहले से जो एक भूमिका बांधनी शुरू की जाती है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है, वो तमाम धारणाएं जनता के मन में अविश्वास पैदा करने की होती है। तो ये धारणाएं पहले तोड़नी चाहिए थी ना। वोटिंग से एक दिन पहले चुनाव आयोग क्यों आया? ये पहले दूर कर देते सारी आशंकाएं। बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग का यह कहना था कि क्योंकि वोटिंग की प्रक्रिया चल रही थी तो बीच में उसके बीच में आना ठीक नहीं था, और लगातार प्रेस रिलीज के जरिए वो अपनी बातें रख रहे थे। लेकिन अब जबकि वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है, मतगणना की प्रक्रिया पूरी कल होना है, उससे पहले जो तमाम आशंकाएं हैं उनको दूर करने की कोशिश की है। लेकिन संदीप जी, एक चीज और दोहराना चाहूंगा, चुनाव आयोग ने साफ तौर पर माना है कि जितना लंबा चुनाव चला है, गर्मी के मौसम में हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। ये सबक मिला है, और अगली बार कोशिश करेंगे कि 1 महीने पहले चुनाव संपन्न करवा लिया जाए। जी बिल्कुल, गर्मी इतनी, वो चुनावी माहौल, मोदी वेव या ऑपोजिशन की वेव में, हीट वेव ने बहुत सुर्खियां बटोरी। तो चलिए, एक सबक सीखा है। तो आज राजनीतिक उठापटक तो जारी है, हलचल बहुत तेज हो रही है, और इस बीच हम चर्चा कर रहे थे, चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, वोटर टर्नआउट कैसे बढ़ गया, भाई पोस्टल बैलेट की गिनती पहले क्यों नहीं कराई जा रही, या किस तरह से आचार संहिता के उल्लंघन पर पार्टी अध्यक्षों को नोटिस दे दिया गया, जिसने उल्लंघन किया उसे नोटिस नहीं दिया गया है। इन तमाम सवालों के जवाब देते दिखाई दिए हैं राजीव कुमार, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, साथ में दोनों चुनाव आयुक्त भी थे।
अब विपक्ष खास कांग्रेस आभार भी जता रही है कि हमारी सारी बातें आपने मान ली, लेकिन विजय, सब सवालों का जवाब मिल गया है क्या? देखिए, एक तो पहली बात कि कुछ देर कर दी चुनाव आयोग ने, यदि सफाई भी दी तो इस जितना रायता फैला और जितने सवाल खड़े हुए उस पर पहले कर देते थे, क्योंकि हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है चुनाव आयोग। यदि उस पर भरोसा नहीं होगा तो पूरा सिस्टम खराब होगा। और मुझे नहीं लगता कि सारे सवालों का जवाब मिल गया, उनको जिन चीज़ों का जवाब देना था वो जवाब दिया है। और अभी कल जब नतीजे आएंगे तो हो सकता है आप देखिए फिर से एक नए सवालों की फहरिस्त बड़ी आपको सामने दिखाई दे चुनाव आयोग को लेकर, चुनाव के में वोटों की गिनती को लेकर, क्योंकि बहुत सारे मामले हो रहे हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छी बात कही कि भाई हमने गर्मी से सीखा, होता है एक्सपीरियंस से, आप समझ में आती है कि एक्सपीरियंस हुआ है। अब अगले चुनाव में वो गर्मी का देखेंगे बंदोबस्त। हालांकि अगले चुनाव का तो पता नहीं कि 2029 में होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि अब तो सरकार, जो नई सरकार है, वो एक देश एक चुनाव पर आगे बढ़ेगी ना। तो एक देश एक चुनाव में अब क्या नया फॉर्मेट होगा, कब क्या होगा, 2026 में क्या होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन के अभी सवालों के जो और जो ये वोटर टर्नआउट की जी ना देरी हुई ना छेड़छाड़ हुई, 11 दिन बाद दिए हैं ना पहले चरण के आंकड़े, दूसरे चरण के आंकड़े 4 दिन बाद आए। मैं उनको शक के दायरे में नहीं रख रहा, मतलब कोई अपराधी नहीं करार कर रहा, लेकिन आप उस शक को खत्म कर सकते और थे। वो उसी वक्त कर देते उसी तो वक्त और खत्म बेहतर कर देते, होता। क्योंकि सारी की सारी चीजें ऑटोमेटेड है एक तरह से। वहां पर जो रिपोर्ट, भाई एक दिन में जब नतीजे दे सकते हैं अलग अलग पार्टियों की, किसको कितनी वोट पड़ी, तो यहां तो सिर्फ कितनों ने वोट डाली ये बताना था। सर अभी तो जो हमारे स्टडी करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारा आपको वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं कि किस कास्ट ने, किस कम्युनिटी ने कितना वोट किया। वो तो एक एवरेज से कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास तो सब कुछ है, तो वो उसमें उनको इतनी देरी नहीं करनी चाहिए थी। और बेहतर है कि कल, जो आज कत्ल की रात है, अब कल सुबह कयामत की रात, कयामत की रात है, कत्ल की रात है, कयामत की रात है। तो अब इलेक्शन कमीशन के लिए कल का दिन सबसे बड़े इम्तिहान का दिन है कि कल जब नतीजे आ जाए, जो भी नतीजे आए, वो सबको सेटिस्फाई करने। जो अभी आभार दिखा रहा है, वो कल सवाल खड़ा ना करे, अब ये भी अगर आप ये कह रहे हैं हमारी शंकाओं का निवारण हो गया है, तो फिर कल दोबारा से ये ईवीएम की बोगी, अब फिर से नहीं, ईसी की सफाई आ गई, तो ये अब लड़ाई ईवीएम पर नहीं जानी चाहिए, चाहे नतीजे कुछ भी हो। पर विनोद, आप होता देखेंगे ऐसा ही होता है अगर सब कुछ जैसा इंडिकेशंस मिल रही हैं, पर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होते। चुनाव तो खैर बदल भी सकते हैं, नतीजे कुछ और भी आ सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसा विजय भाई ने कहा, आपने भी कहा कि बड़ी देर कर दी जनाब आते आते। तो क्योंकि हमारे राजीव कुमार जी शेर व शायरी की शौकीन है, तो इस बार पता नहीं आज उन्होंने शेर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वरना एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार और पिता तुल्य गुरु थे कन्हैयालाल नंदन। आ रही है आवाज आपकी, बोलते रहिए जी। आवाज आ रही है? हाँ। तो उनके कविता की लाइन थी कि जब सारा जीवन बीत गया संबंधों को ढोते ढोते, तब जाकर ये पता चला सोने के हिरण नहीं होते। तो चुनाव आयोग ने आज विपक्ष के सवालों का निराकरण करने की कोशिश की है, ये पहले भी हो सकता था। और देखिए, आज जिन सवालों का निराकरण किया है, जिनको एड्रेस किया, ठीक बात है, लेकिन अगर कल कुछ नए सवाल उठते हैं, तो चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, अगर कुछ नए सवाल उठते हैं तो उठाने का अधिकार उनको है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आज हमने नहीं, और आज क्या पूरे सवालों के जवाब मिल गए कि अगर आचार संहिता का उल्लंघन कोई शख्स कर रहा है, कोई स्टार कैंपेनर कर रहा है, तो भाई उनकी पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस क्यों भेज दिया? ये तो आज तक नहीं हुआ चुनाव आयोग के इतिहास में। हाँ, तो इस सवाल का तो कोई खास जवाब उन्होंने दिया नहीं। जहाँ तक कि और ये सवाल तो सवाल है, ये सवाल सिर्फ पार्टियों का नहीं है, ये हम लोगों का भी सवाल है, मीडिया का भी सवाल है कि हमारे जो है जितना अनुभव हम लोगों का हमारा सबका है, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। हमेशा नियम यही है कि जो वायलेशन करे आचार संहिता का, उसको ही नोटिस दिया जाता है। और जो पार्टी को भी नोटिस दिया, पार्टी का क्या जवाब था और आपने उसके बाद क्या कार्रवाई की, वो कहां अभी सामने आ पाया है? या मैं कहीं मिस आउट कर गया उस खबर को विनोद? नहीं, उसमें भी देखिए कांग्रेस ने जवाब दे दिया था, बीजेपी ने समय मांगा था, उसके बाद उन्होंने भी जवाब दिया। लेकिन अपडेट क्या है, कार्रवाई क्या हुई, ये हमें पता लगा क्या? कोई चुनाव आयोग ने क्या संज्ञान लिया उसका, क्या उसका फैसला किया, इसकी कोई जानकारी पब्लिक को नहीं है। तो ये सवाल तो उठेगा, आप पार्टियां ना उठाएं, मीडिया तो उठाएगा, आप उठाएंगे, मैं उठाऊंगा, विजय भाई उठाएंगे, पत्रकार, क्योंकि हमारा तो अधिकार है लोकतंत्र में सवाल उठाने का। तो चुनाव आयोग को सवालों में हमेशा तैयार रहना चाहिए। बाकी नतीजे जो भी होंगे, जिस पक्ष के पक्ष में होंगे वो शायद सराहना करे, बधाई दे, और जिसके पक्ष में नहीं होंगे वो जरूर निकालेगा। ये तो आदत है हमारी,
तो लेकिन कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया जिस तरह संपन्न हुई है, जैसा भी हम लोग यहाँ आदत है कि शादी ब्याह हो जाता है तो लोग ये कहते हैं भाई जो हो गया सो हो गया, आउटकम फाइनल जो है वो महत्वपूर्ण होता है। तो महत्वपूर्ण बात ये होगी कि कल नतीजा क्या होगा और सरकार कैसी और किसकी बनेगी। कुछ आप जोड़ना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि उसमें अपडेट इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हेट स्पीच का मामला था दोनों जगह। तो क्या चुनाव आयोग ने सभी पार्टी को, दोनों पार्टी है जिनको भी सवाल किया है, क्या उनको बरी कर दिया? नहीं, हेट स्पीच में उसमें एक और सवाल, उसका जवाब मिल गया क्या? चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए आखिरी 2 चरणों में कि आप संविधान, आरक्षण, इन मुद्दों का जिक्र ना करें। भाई संविधान का जिक्र नहीं करेगा चुनाव में और क्या करेगा आदमी? संविधान तो देश की बुनियाद है, नींव है, उसका जिक्र नहीं किया जा सकता। चुनाव ही संविधान के लिए है। एग्जैक्टली, संविधान को बचाए रखने के लिए चुनाव हो रहा है ना। हाँ। लोकतंत्र तो चुनाव आयोग के वो निर्देश बड़े दिलचस्प थे कि संविधान पे बात नहीं करेंगे या नीर पे बात नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान पे बात नहीं करेंगे, इस पे नहीं करेंगे, लेकिन सबने बात की उस पर। हाँ, सबने बात की उन निर्देशों के बाद, और चुनाव आयोग ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया कि भाई आप जब निर्देश जारी हो गए उसके बाद भी जो 2 चरणों के चुनाव में आप भाषण उठा के देखिए, चाहे विपक्ष के चाहे सत्ता पक्ष के, सबने अपने अपने उन मुद्दों पर लगातार बात। तो कुल मिलाकर चुनाव हिंदू मुसलमान करना, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना संविधान के खिलाफ है, तो हिंदू मुसलमान भी ना करो और संविधान की बात भी ना करो। वो तो बैलेंसिंग एक्ट किया चुनाव आयोग ने। अब ये कैसी बैलेंसिंग एक्ट? नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर एक दबाव था कि भाई हिंदू मुसलमान की बात न की जाए, तो संविधान भी साथ में जोड़ दिया। अब एक और चीज, अब मैं थोड़ी बात करने वाला हूं कुछ खान पान की, और इसमें एक चीज और मैं रोक नहीं पा रहा हूं विनोद, कि आप स्टूडियो में नहीं हैं। अब दोपहरी में वो जो कहा जाता है ना स्वयंसेवकों के बारे में, भोजन, भाषण और विश्राम, बैठक, भोजन और विश्राम। हाँ, और आपका भोजन, विश्लेषण और विश्राम, और अब विश्राम करके फिर विश्लेषण घर से ही करने लगे। नहीं, मैं घर पे नहीं हूँ। अच्छा, दफ्तर में है। एक मीटिंग की वजह से मैं नहीं आ पाया है हमारी। पर जब हम भोजन की बात कर रहे हैं तो लड्डुओं की तैयारी भी हो रही है। ये एक और बड़ी खबर आ रही है, और दिलचस्प इसलिए है ये खबर कि ये जो लड्डू तैयार किए जा रहे हैं, ये तैयार किए जा रहे हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 10,000 बूंदी के लड्डू तैयार किए जा रहे हैं, और तैयार कौन करवा रहा है? ये बीजेपी करवा रही है। जबकि ये दिलचस्प क्यों हो जाती है खबर? जबकि जो तमाम एग्जिट पोल हैं वो महाराष्ट्र को लेकर एनडीए के लिए अच्छी खबर नहीं दे रहे हैं। एबीपी और सी न्यूज का जो सर्वे है उसमें तो बढ़त दरअसल इंडिया को मिलती दिखाई दे रही है, एनडीए को नहीं। पर ये लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। ये एमसीडी के चुनाव में लड्डू तैयार किए थे बीजेपी ने, फिर पता नहीं लगा बांटे तो बांटे कि नहीं बांटे। लेकिन संदीप जी, हमेशा जो है ना, इम्तिहान का जब तक नतीजा ना आ जाए ना, तब तक कुछ नहीं करना चाहिए। खासतौर से मिठाई नहीं बांटते हम लोग घर में भी, नतीजे जब तक नहीं आते, रिजल्ट शीट देख ही लेते हैं। और एक चीज़ और याद आ रही है मुझे बीजेपी से जुड़ी हुई लड्डू को लेकर, कि एक करीबन 15 साल हो गए इस बात को कि पार्टी के एक नए अध्यक्ष थे, उनका दोबारा चुनाव होना था, जिसके लिए पार्टी के संविधान में संशोधन किया गया। नितिन गडकरी महाराष्ट्र के ही हैं, महाराष्ट्र, और वो महाराष्ट्र के ही है, नागपुर से है। तो उनका जिस दिन अगले दिन जब अध्यक्ष दोबारा से बनना था, उससे पहले ही कुछ बड़ी राजनीति हुई और उनका अध्यक्ष बनना रुक गया। उस रात में नितिन गडकरी साहब के और पार्टी दफ्तर में बड़े लड्डू बन रहे थे, क्योंकि अगले दिन बहुत बड़ा जश्न होना था, लेकिन वो जश्न नहीं हो पाया। वो जश्न नहीं हो पाया। अब ये लड्डू पहले से ही मन में लड्डू फूटते हैं, कुछ लड्डू बनवाने लगते हैं, खाने को भी मिलेंगे या नहीं ये कल तय होने वाला है।